नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आइए अब वक्त हो गया है खबरें सुपरफास्ट का। देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज चौथा दिन है। केस की परतों को खोलने के लिए जांच एजेंसी आज रिया से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें रिया मुख्य आरोपी है, जिस पर सुशांत के पैसों के हेराफेरी और सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है। आज सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के कुक नीरज और सुशांत के कर्मचारी दीपेश सावंत से भी फिर से पूछताछ हो सकती है। रविवार को भी इन तीनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ हुई है। दरअसल सिद्धार्थ और नीरज से सीबीआई अलग अलग पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन जब दोनों के बयान मेल नहीं खाए तो जांच एजेंसी ने एक साथ सवाल दागे और दीपेश सावंत को भी उसमें शामिल किया। ये तीनों 14 जून को आखिरी वक्त तक सुशांत के फ्लैट में मौजूद थे। सीबीआई नीरज, सिद्धार्थ और दीपेश से करीब 3 घंटे तक पूछताछ करने के बाद रविवार को उन तीनों को लेकर दोबारा सुशांत के फ्लैट में पहुंची। दरअसल शनिवार को सुशांत के फ्लैट पर रिक्रिएशन के नतीजों पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने थोड़ी शंका पैदा की, तो सीबीआई ने रविवार को फिर से मौके पर जाकर छानबीन की। जिस वक्त सुशांत के फ्लैट नंबर 601 पर सीबीआई क्राइम सीन को फिर से समझ रही थी, उस वक्त वहां सिद्धार्थ, नीरज सिंह और दीपेश के साथ मुंबई पुलिस की वो टीम भी मौजूद थी जो 14 जून को भी क्राइम सीन पर मौजूद थी। लगातार दूसरे दिन सुशांत के घर पहुंची सीबीआई की टीम ने क्राइम सीन की एक एक बारीकियों को समझने के लिए पूरी बिल्डिंग की वीडियोग्राफी कराई। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने एक बार फिर से छत पर चढ़कर मुआयना किया। बंद पड़े दरवाजों को खोलकर भी 14 जून से जुड़े हालात समझने की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड से एंट्री रजिस्टर को भी अपने कब्जे में लिया। करीब 3 घंटे तक सुशांत के फ्लैट पर रहने के बाद सीबीआई की टीम बाहर निकली। खबर है कि सीबीआई की एक टीम ने उन डॉक्टरों से भी सवाल दागे हैं जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। दरअसल पोस्टमार्टम को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात कि रिपोर्ट में कहीं मौत के समय का जिक्र नहीं है। मौत के दिन ही जल्दबाजी में सुशांत का पोस्टमार्टम किया गया, जबकि कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही पोस्टमार्टम करने का नियम है। इस बीच सुशांत के परिवार ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सीबीआई मामले की तह तक पहुंच जाएगी और मुमकिन है कि सुसाइड का मामला हत्या के केस में तब्दील हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तरह से सबूत इकट्ठा होना शुरू हो गया है, लोग अब सामने आके बोल रहे हैं। हम समझते हैं एक तरह से कि सीबीआई पर लोगों को भरोसा जगा है, उम्मीद जगा हुआ है कि सीबीआई कुछ करेगी, कुछ गलत नहीं होने देगी। इसलिए पड़ोसी महिलाएं बता रही कि लाइट ऑफ था। तो ये तमाम चीज़ों से ये स्पष्ट होते जा रहा है कि आत्महत्या नहीं हत्या है, और मुझे लगता है कि अब गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। सीबीआई ने कल देर रात सुशांत के अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी पूछताछ की। रजत ही वो शख्स हैं जिसने बार बार ये कहा कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते। रजत ने साफ तौर पर कहा कि उनकी हत्या की गई है। इस लिहाज से रजत से पूछताछ काफी अहम साबित हो सकती है। रजत सुशांत का भरोसेमंद था और हर वक्त उनके साथ रहता था। आर्थिक लेन देन के बारे में भी रजत के पास काफी जानकारी है। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें सुशांत की बहन प्रियंका रजत से कड़ाई से पूछताछ कर रही है और आरोप लगा रही है कि उसने पैसे का हेरफेर किया। रजत सुशांत का भरोसेमंद था, लेकिन उसको बाद में निकाल दिया गया था। रजत का कहना है कि रिया ने उसे निकलवाया और कुछ दिन की छुट्टी के बाद वो मुंबई लौटा, उसे सुशांत से मिलने तक नहीं दिया गया। मौके के फोटो के आधार पर रजत ने कहा था कि ये मर्डर का केस है। सुशांत की मौत मिस्ट्री में सबसे अहम है रिया से पूछताछ, जो आज हो सकती है। ये बात साफ है कि रिया से पूछताछ के बिना सुशांत केस के नतीजे तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में जो सबसे गंभीर इल्जाम लगाया है वो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी खुदकुशी के लिए मजबूर करना।
इस केस में रिया सबसे अहम कड़ी है। रिया के घर छोड़ने के 6 दिन के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई थी। परिवार को शक है कि सुशांत की मौत में रिया का सबसे अहम रोल है। सीबीआई ने रिया के बारे में अब तक गवाहों से पूछताछ में भी काफी जानकारी जुटाने की कोशिश की है, ताकि जब रिया से पूछताछ हो तो उन बातों और तथ्यों को क्रॉस चेक किया जा सके। रिया से पूछताछ से पहले सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी से रिया के बारे में कई सवाल किए, क्योंकि सिद्धार्थ ही ऐसा शख्स था जो रिया और सुशांत के बारे में काफी कुछ जानता था। सिद्धार्थ से जोर देकर सवाल पूछा गया कि 8 जून को रिया किन हालात में घर छोड़कर गई थी। कुल मिलाकर रिया के बारे में सीबीआई ने काफी होमवर्क किया है और इसी मकसद से सबसे पहले रिया से पूछताछ नहीं की गई। होमवर्क के तहत सुशांत और रिया के रिश्तों को लेकर गहराई से पड़ताल कर ली गई है। उन लोगों के बारे में भी जानकारी ली गई है जिनसे रिया अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करती थी या फिर राय लेती थी। सीबीआई सवाल का जवाब भी तलाश करेगी कि आखिर 8 जून को ऐसा क्या हुआ कि रिया घर छोड़कर चली गई। इस बारे में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। खुद रिया ने कहा था कि सुशांत के कहने पर वो बुझे मन से उसका घर छोड़कर गई थी, लेकिन बाद में इसी रोज रिया के फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से व्हाट्सएप पर जो बात हुई उससे तथ्य कुछ अलग निकल कर आए। इस बातचीत के मुताबिक सुशांत और रिया के रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी थी और शायद खुद रिया ने ही रिश्ते में आई कड़वाहट की वजह से सुशांत का घर छोड़ने का फैसला किया था। जांच एजेंसी इसी सवाल का जवाब तलाशेगी कि सच क्या है और क्या रिया के जाने का सुशांत की मौत से कोई ताल्लुक है। रिया से पूछताछ में फाइनेंशियल मामले भी अहम एंगल होंगे। रिया सुशांत की कंपनियों में पदों पर थी और सुशांत ही रिया के खर्चे उठाते थे। इसके अलावा सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया ने 15 करोड़ का हेरफेर किया। ये वो रकम है जो कुछ हफ्तों के दौरान ही सुशांत के खातों से निकली थी। सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में रिया चक्रवर्ती को ही आरोपी नंबर 1 बनाया है। परिवार का सीधा आरोप है कि सुशांत की मौत में रिया का कहीं न कहीं हाथ है। ऐसे में सवाल है कि क्या सीबीआई रिया को गिरफ्तार करेगी। सवाल ये है कि क्या आज के हालात में तथ्यों की रोशनी में रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्राइम एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर रिया के खिलाफ सुशांत को लेकर धोखाधड़ी के पुख्ता सुराग सीबीआई को मिलते हैं तो इस आधार पर भी रिया फंस सकती है और उसे अरेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा चोरी या गलत नियत से पैसों का लेन देन साबित होने पर भी रिया को अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी तरह सबसे अहम पहलू है खुदकुशी के लिए उकसाना। अगर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप साबित हो जाता है और सबूत मिल जाते हैं तब भी रिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जांच एजेंसी को किस आरोप के बारे में क्या सबूत हासिल होता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी पहले ही रिया से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। इसमें रिया ने अपने खातों का सारा ब्यौरा ईडी को दिया था। हालांकि उन दस्तावेजों से पता चला था कि उसकी कमाई और निवेश में काफी अंतर है। सुशांत की मौत की मिस्ट्री के कुछ सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निकलेंगे। सबसे ज्यादा विवाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही है। हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनेज किया गया है। खुद सीबीआई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को शक की नजर से देख रही है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट को आगे की तफसील से जांच के लिए एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर के पास भेजा है। यही नहीं, सीबीआई सुशांत का विसरा भी फिर से टेस्ट करवाने की सोच रही है। सीबीआई के सामने सवाल यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वक्त का जिक्र क्यों नहीं था। अगर सुशांत ने 14 जून की सुबह जूस और नारियल पानी का सेवन किया था तो पोस्टमार्टम में वो क्यों नहीं निकला। इसी तरह इस सवाल का भी जवाब नहीं है कि सुशांत के गले पर बने निशान और कपड़े में अंतर क्यों है। यही वजह है कि मुंबई के कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली एम्स में जांच की जा रही है। एम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता इस रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात का खुलासा कर सकती है कि सुशांत ने खुदकुशी की या फिर उनका कत्ल किया गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुशांत का पोस्टमार्टम 14 जून की रात को 11:30 बजे किया गया था और जब डॉक्टरों से सुशांत की मौत की टाइम के बारे में सवाल पूछा गया तो कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम से करीब 10 से 12 घंटे पहले मौत होने की बात कही। मुंबई के डॉक्टरों के मुताबिक 14 जून को 11 बजे से 2 बजे के बीच सुशांत की मौत हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि इसको रिपोर्ट में लिखा क्यों नहीं गया।
सुशांत के फ्लैट की फॉरेंसिक जांच कराई गई है। ये जांच इसलिए अहम हो गई है क्योंकि वारदात के बाद 2 दिनों तक मुंबई पुलिस ने क्राइम सीन को खुला छोड़ दिया था। फॉरेंसिक जांच का मकसद ये समझना और जानना है कि क्या इस दौरान सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है या नहीं। फ्लैट के खुला रहने के दौरान कई लोग इस फ्लैट में गए थे, जबकि विशेषज्ञों के मुताबिक फ्लैट को सील कर देना चाहिए था। सुशांत की मौत को अभी तक असामान्य माना जा रहा है। सुशांत की हैंडराइटिंग का विश्लेषण भी बताता है कि कहीं से भी उनके दिमाग में सुसाइड जैसी बात नहीं थी। आज तक ने एक्सपर्ट की मदद से सुशांत की हैंडराइटिंग का विश्लेषण किया। एक्सपर्ट की मदद से किए गए विश्लेषण से चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आदर्श मिश्रा ने बताया कि सुशांत की सोच कैसी थी, उनके दिमाग में क्या चलता था। सुशांत की हैंडराइटिंग के आधार पर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि कहीं से भी सुशांत के दिमाग में खुदकुशी का संकेत नहीं मिलता। सुशांत की डायरी में भी आगे की प्लानिंग थी जो बेहद शानदार दिखती है। इसमें कहीं भी निराशा जैसी बात नहीं है। तो एक बहुत अच्छा एक फ्यूचर प्लानिंग उन्होंने बना रखा था। मींस कि 2020 में क्या करना है, किस तरीके के लोगों से आगे फर्दर और कनेक्शंस बनाने हैं, कैसे वो अपने फ्यूचर को और अच्छा प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कौन से लोग उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको और क्या क्या चीजें करनी है, कैसे लोगों से कनेक्शंस बनाना है, उनके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, किस तरीके के लोगों से स्क्रिप्ट लिखवानी है। और तो ये मैं आपको साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ में इसको ब्रीफ भी करता हूं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद कहीं से भी सुसाइडल इंटेंशंस के बारे में नहीं कहा जा सकता कि उनकी ऐसी कोई प्लानिंग रही होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरयू के सितम का अंदाजा ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में दिखता है। बाढ़ की वजह से कैसे पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। सैकड़ों गांव, खेत खलिहान सब सरयू में समा गए हैं। नदी का पानी घरों में घुस गया है। यूपी के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जयपुर से जबलपुर तक जाने वाला नेशनल हाईवे 12 को बंद करना पड़ा है। यहां बारना नदी का पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगी है। दक्षिण गुजरात में फिर से मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। सूरत के आदिवासी बाहुल्य उमरपाड़ा इलाके में मोहन नदी उफान पर है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में भर रहा है। लगातार बारिश और नदी में उफान के बाद आमली डैम से 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मांडवी तहसील के 21 गांवों को अलर्ट किया गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर खतरा बढ़ गया है। बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिर रहे हैं, जो मुसाफिरों के लिए मुश्किल का सबब बने हुए हैं। सोलन से शिमला तक 4 लेन सड़क बनाने का काम चल रहा है, लेकिन पहाड़ों के दरकने और पत्थर टूटकर गिरने से इसका काम भी प्रभावित हुआ है। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट तहसील के सोत्री बुग्याल में बादल फटने से भारी तबाही मची है। सबसे ज्यादा नुकसान बडियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की 5 मेगावाट परियोजना को हुआ है, जहां पहाड़ों से आया मलबा भरने से बिजली उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। टरबाइन और इलेक्ट्रिकल पैनल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पावर हाउस के कंट्रोल रूम के अंदर मलबा और बरसाती पानी इकट्ठा हो गया है।
उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा, जिसकी वजह से छोटी बड़ी नदियां और पहाड़ी नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भारी भरकम चट्टान हाईवे पर आ गिरी। इसकी वजह से नेशनल हाईवे 58 पर रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से यहां ट्रैफिक को नरेंद्र नगर टिहरी मलेथा होते हुए रुद्रप्रयाग भेजा जा रहा है। कोसी गंडक और बागमती नदी के बाद अब गंगा भी बिहार में खतरे की घंटी बजा रही है। पटना के गांधी घाट में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पटना में गंगा किनारे बने कृष्णा और कॉलेजिएट घाट पूरी तरह से लबालब भर गए हैं। ऐसे में अगर बारिश का सिलसिला नहीं थमता तो पटना शहर में भारी जलभराव हो सकता है, क्योंकि शहर का ड्रेनेज सिस्टम इसे संभालने में सक्षम नहीं है। पिछले साल भी पटना में जबरदस्त जलभराव के बाद शहर टापू में तब्दील हो गया था। भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश के गुना में पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मधुसूदनगढ़ में घोघरा घाट में मंदिर के 2 पुजारी और 2 श्रद्धालु नदी के बीच में फंस गए। पुजारी ने मोबाइल से इसकी जानकारी सरपंच को दी, तब तक नदी का पानी और खतरनाक हो चुका था। इसके बाद आपदा प्रबंधन की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद दोनों पुजारियों और श्रद्धालुओं को खोजा, तब कहीं जाकर 48 घंटे बाद उन्हें निकाला गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में वाकड़ी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सड़क के ऊपर से बहती नदी को सीमेंट से भरे एक ट्रॉली ने पार करने की हिमाकत की और देखते ही देखते वो नदी की धार में समा गया। गनीमत रही कि ड्राइवर और हेल्पर को बचा लिया गया। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में 5 लोग नदी की तेज धार में बह गए। रेस्क्यू टीम सिर्फ एक शव बरामद कर पाई है, बाकी 4 लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया है। दरअसल करीब 56 लोग अस्थि विसर्जन करने गए थे, जिनमें 6 लोगों का एक ग्रुप नदी के बीच धार में फंस गया, जिनमें सिर्फ एक शख्स ही तैरकर नदी की तेज धार को पार कर पाया, बाकी 5 पानी में बह गए। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। यहां सड़क के ऊपर से उफनते नाले को पार करने की कोशिश में एक बाइक सवार की बाइक तेज बहाव में बह गई। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने दौड़कर बाइक सवार को बहने से बचाया। आज कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने पद छोड़ने का ऐलान कर सकती हैं। 11 बजे से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, जिसमें सोनिया अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकती हैं। दरअसल कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया का कार्यकाल 10 अगस्त को ही खत्म हो चुका है। सूत्र बताते हैं कि अब वो अध्यक्ष पद पर बने रहना नहीं चाहती हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ऐसी किसी संभावना से इनकार किया है। सोनिया इस्तीफा दे सकती हैं, ये खबर तब आई जब कांग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर ऊपर से नीचे तक बदलाव की मांग की। चिट्ठी लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, सांसद और कई पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। चिट्ठी में कांग्रेस का बेस कम होने और युवाओं का आत्मविश्वास टूटने को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। सोनिया को चिट्ठी लिखे जाने की खबरों के बीच कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पार्टी के कई दिग्गज एक और सोनिया से पद पर बने रहने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं कई नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसा राष्ट्रभक्त बलिदानी परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ में पास में है, तो बाहर क्यों जाएंगे?
ऐसा परिवार, ऐसा नेतृत्व जो सर्वमान्य है, स्वीकार्य है। हर कांग्रेस जन चाहता है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार जल्दी संभालें, और मैं समझता हूं कि यही होना भी चाहिए। इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया से पद पर बने रहने की भी अपील की और राहुल के पक्ष में भी बयान दिए। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गांधी परिवार की लीडरशिप को चुनौती देने वाले नेताओं का विरोध किया है। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर मचे घमासान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह कह रहे हैं कि कोई भी कांग्रेस की अगुवाई करना नहीं चाहता है। एक नेता जो अपने आप को युवा नेता कहते थे, वो पहले ही अध्यक्ष छोड़कर भाग चुके हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरे बस का रोग नहीं है। और अब जो वर्तमान नेतृत्व है उस पर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिए गए। कई नेताओं ने चिट्ठियां लिखी है। कांग्रेस के ऊपर आज अस्तित्व का संकट है। कोई नेतृत्व नहीं है, जो है उस पर भरोसा और विश्वास नहीं है। वो दिशा नहीं दे पा रहा, वो फैसले नहीं कर पा रहा, और इसलिए कांग्रेस अब दुर्गति को प्राप्त हो रही है। बीजेपी ने बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और ये ऐलान कर दिया है कि एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और बड़ी जीत हासिल करेंगी। दरअसल कुछ दिनों से जेडीयू और एलजेपी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा के बयान के बाद ये साफ हो गया कि एलजेपी एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेगी। कि हमें इकट्ठे एकजुट होकर लड़ना है और यहाँ पर जदयू, लोजपा और भारतीय जनता पार्टी मिलकर इस चुनाव में इकट्ठी होकर लड़ेगी। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीट है उस पर तो हम मेहनत करेंगे, लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं उस पर भी हम पूरी ताकत लगाएंगे और उन्हें भी जिताने का काम करेंगे। जेपी नड्डा बिहार कार्य समिति की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरे जोर शोर से सदस्यता अभियान चला रही है। ग्वालियर में आयोजित किए गए अभियान के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर समेत पार्टी के कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया। नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री से छात्रों के मन की बात सुनने की अपील की। वहीं आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं के लिए छात्रों पर दबाव डालना ठीक नहीं है। आप कह रहे हो हम बच्चों को स्कूल में बुलाएंगे, कॉलेज में बुलाएंगे, उनके एग्जामिनेशन सेंटर पे बुलाएंगे। अगर 1000 बच्चे भी एग्जामिनेशन सेंटर पे आए और वहां अगर 50-60 बच्चों को भी पॉजिटिव हुआ, आप दुनिया का जो प्रोटोकॉल बना लीजिए वो फैलेगा। आप क्यों बच्चों की जान से खेलना चाहते हो? एक पिता के रूप में सोचिए, एक पेरेंट के रूप में सोचिए। सिर्फ एक मंत्री के रूप में सोचने से, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सोचने से काम नहीं चलेगा। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर सालों से धधक रहा माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी अचानक फट गया। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद धुआं और राख करीब 5000 मीटर यानी 16,400 फीट की ऊंचाई तक जा पहुंचा, जिससे आसमान धुएं के गुबार से भर गया। अमेरिका के फ्लोरिडा और खाड़ी तट पर आज या कल तक चक्रवाती तूफान लॉरा के टकराने का खतरा मंडरा रहा है। ये तूफान अभी पूर्वी कैरेबिया में है। इसके अलावा मैक्सिको के युकेटन प्रायद्वीप से इस तूफान के अमेरिका से टकराने की आशंका जताई गई है। टर्की के काला सागर तट के किनारे भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में 3 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग लापता हो गए हैं। टर्की के गृह मंत्री ने बताया कि अब तक 127 नागरिकों को बचाया गया है।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।